ओके, सो हम लोगों ने आज डिस्कस करना है फोर वेक्टर्स को। बेसिकली अलजेब्रा है जनरल रिलेटिविटी करने के लिए। पहले मेरा इरादा था कि हम लोग ट्विन पैराडॉक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स तक हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है। सो अब फोर वेक्टर्स होते क्या हैं? आपको डेफिनेटली पता है कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स करते वक्त जो वेक्टर्स डिफाइन करते हैं वो 3 डायमेंशंस के अंदर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई वेक्टर आर डिफाइन कर देता हूँ, एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट प्लस जी के हैट, यानी कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसके 3 पॉइंट्स हैं, एक्स वाई जी। तो ये चूंकि इसके 3 पॉइंट्स है, 3 स्पेशल डायमेंशन है, इसलिए हम इसको 3 वेक्टर भी कह सकते हैं। लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स नहीं होते, हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हमें असल में यहाँ पर अब इस ब्रैकेट में जो मैंने क्वांटिटी डिफाइन की हुई है कि जिसमें मैं सिर्फ 3 नंबर ले रहा हूँ, एक्स वाई और जी, हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसमें टाइम का कंपोनेंट भी शामिल हो। सो बेसिकली इसके अंदर आपके पास 4 कंपोनेंट शामिल हैं। इस तरह की क्वांटिटीज को फोर वेक्टर्स का नाम दिया जाता है, तो जिनके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अब लाजमी नहीं कि उनमें से एक कंपोनेंट टाइम का हो और 3 पोजीशन के हों। ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए हमने एक टाइम का कंपोनेंट ऐड कर लिया है। लेकिन हमारे पास इस तरह 4 मोमेंटम भी हो सकता है, हमारे पास 4 वेलोसिटी भी हो सकती है, 4 एक्सेलरेशन भी हो सकता है, 4 फोर्स भी हो सकती है। सो 4 इज जस्ट नंबर कि वो आपके पास 4 कंपोनेंट्स को डिनोट कर रहा है। हम आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को देखेंगे कि ये बेसिकली हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक डिफाइन किया है कि आपके पास एक वेक्टर है जिसके 4 कंपोनेंट्स हैं। और सबसे सिंपलेस्ट केस उसके लिए है कि हम पोजीशन वेक्टर ले लें, या आपके पास कोई भी, यहाँ पर अगर हम एक फ्रेम ड्रॉ करें, इस फ्रेम में कोई भी इवेंट हो रहा है, सबके पास यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर टी है, इसमें कोई भी इवेंट पी हो रहा है, इसके साथ 4 कोऑर्डिनेट्स एसोसिएट होंगे। पहला सी टी होगा, दूसरा एक्स होगा, फिर वाई होगा, फिर जी होगा। अच्छा, ये एक तो ये आखिरी लेक्चर होगा हमारी इस पूरी सीरीज का जिसमें मैं सी को इंक्लूड करूंगा। इसके बाद किसी ट्यूटोरियल में और किसी लेक्चर में मैं सी को इंक्लूड नहीं करूंगा। उसमें हर जगह सी की वैल्यू 1 एज्यूम्ड होगी। इसी तरह से हम एक और फ्रेम ले लेते हैं जिसको मैंने एस प्राइम का नाम दिया हुआ है। सो यहाँ पर एक एस है और एक एस प्राइम है। एस प्राइम में इस इवेंट के कोऑर्डिनेट्स को आप कह लें कि, चलिए फिलहाल हम उसके अंदर भी इसको आप कहना चाहें तो इसको टी प्राइम, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जी प्राइम कह लेते हैं। ये तो कोऑर्डिनेट्स हमें पता है कि हम कैसे लिखते हैं। अब हमने इनको लिखने के लिए एक नया तरीका डिफाइन करना है, वो तरीका जिसको हम लोग नाम देते हैं इंडेक्स नोटेशन का। अगर आप लोगों ने मुझे अगर शायद आप लोगों ने इलेक्ट्रोडायनामिक्स करते वक्त इंडेक्स नोटेशन को डिस्कस किया हो, लेकिन नहीं किया तो आज हम लोग कर लेंगे। अब इंडेक्स नोटेशन में हम करते क्या हैं, हम इनको एक्स वाई और जी नहीं कहेंगे, हम इनको रीडिफाइन करते हैं। मतलब मैं सी टी को कह देता हूँ एक्स नॉट, एक्स को कह देता हूँ एक्स वन, वाई को एक्स टू कह देता हूँ और जी को एक्स थ्री कह देता हूँ। अब ये पावर्स नहीं है आपके पास, ये इनको इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब है कि इनको कोई नंबर असाइन कर दिया है कि एक्स वन का मतलब एक्स है, एक्स टू का मतलब वाई है, एक्स थ्री का मतलब जी है, और जो एक्स नॉट है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सी टी वाला कोऑर्डिनेट है। अच्छा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं सबको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स म्यू इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर। या आप इसको कह लें, अगर आप इसको कहना चाहते हैं आप इसको पी म्यू कह लें कि पी का जो पहला कंपोनेंट है वो एक्स नॉट है यानी सी टी है, और इसी तरह तीसरा कंपोनेंट जी है, क्योंकि म्यू आपके पास इन चार में से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं। सो अगर वो एक्स म्यू जीरो होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स जीरो है, और एक्स जीरो आपके पास बराबर है सी टी के। अगर म्यू वन है तो ये आपके पास एक्स हो जाएगा, म्यू टू है तो ये आपके पास वाई हो जाएगा, म्यू थ्री है तो ये आपके पास जी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई मुश्किल इसमें? जी, यहाँ तक कोई मुश्किल इसमें? ओके, सो ये हमने सिर्फ एक नया तरीका डिफाइन किया इनको इनको डिफाइन करने का। अच्छा, यहाँ ना अब ये देखें, अब आपके जहन में क्वेश्चन सबसे पहले ये आना चाहिए कि मैंने इसको एक्स की पावर म्यू लिखा है, मैं इसको म्यू को नीचे भी तो लिख सकता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने डिफाइन ही करना है ना। मैं डिफाइन कर देता हूँ कि एक्स नॉट इज इक्वल टू सी टी, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स, एक्स टू इज इक्वल टू वाई, एक्स थ्री इज इक्वल टू सी। डेफिनेशन है सिर्फ ये तो। अभी हम तो लिहाजा हम इसको नीचे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इंडेक्स दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो अपर इंडेक्स होगी या वो लोअर इंडेक्स होगी आपके पास। यहाँ जो मैंने फिलहाल डेफिनेशन दी हैं वो सारी की सारी अपर इंडेक्स के साथ दी हैं।
सो इस और इनको मैं कह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन 1 है इसको मैं एक रो वेक्टर की सूरत में लिख सकता हूँ या रो मैट्रिक्स की सूरत में लिख सकता हूँ। अब हम अपनी सारी क्वांटिटीज को असल में मैट्रिक्सेस में मैट्रिक्सेस के ऑर्डर पे अपग्रेड करते जाएंगे। yes Ali, I am sharing screen, I have shared screen। सो हम इनको मैं इसको रो मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, यानी कि एक ही रो बना सकता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, जिसमें पहला कंपोनेंट x0 हो, फिर x1 हो, फिर x2 हो, फिर x3 हो। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक कॉलम वेक्टर भी बना सकता हूँ, x0, x2, x3, x4। सो अगर एक रो या एक कॉलम हो तो मैं ऐसे मैट्रिक्स को वेक्टर का नाम भी दे सकता हूँ। इसमें इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है। आप लोग देखेंगे कि फ्राइडे वाली क्लास में हम वेक्टर्स को एक नई तरीके से डिफाइन करेंगे, उनकी एक नई डेफिनेशन देंगे आप लोग। तो बहरहाल वो वेक्टर्स जिनमें इंडेक्स ऊपर की तरफ लिखी होती है उन्हें हम लोग नाम देते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स का। वेक्टर्स की टाइप होती है और हम इसे कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, हम सारी चीजें क्लियर करेंगे कि कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट होते क्या हैं और इंडेक्स ऊपर और नीचे लिखने से फर्क क्या पड़ता है। ये मुख्तलिफ चीजें हैं, हम अपनी मर्जी से ऊपर या नीचे नहीं लिख सकते। हमें एक खास तरीके से एक खास पैटर्न को फॉलो करना होता है। कुछ रूल्स हैं जिनके मुताबिक हम इंडेक्सेस लिखते हैं। वो हम अगले 3 हफ्तों में आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी मैथ डेवलप करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको अपने इंडेक्स की सूरत में लिख देता हूँ, एक्स म्यू इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। और हमें पता है कि एक्स नॉट बराबर है सी टी के, ये आपके पास एक्स है, ये वाई है, ये जी है। सो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं। जिस तरह मैंने आपको अभी कहा था कि हमने इंडेक्स ऊपर लिखी है, हम इसी इंडेक्स को नीचे भी तो लिख सकते हैं। हम नीचे लिख के हम दोबारा से रीडिफाइन करते हैं चीज़ों को। अब मैंने ये जीरो नीचे लिखा है, ये इंडेक्स नीचे लिखी है। सो बेसिकली ये लोअर इंडेक्सेस हैं। इसमें मैंने सी टी को तो एक्स नॉट ही रहने दिया है, लेकिन यहाँ पर देखें कि मैंने एक्स वन को माइनस एक्स कहा है। हमारे पास क्या चीज बन रही है कि एक्स वन को तो मैं प्लस एक्स कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक्स सब वन को माइनस एक्स कह रहा हूँ। ये आपने चीज जहन में रखनी है, ये हमारी डेफिनेशन है। अभी आपको आपको थोड़ी देर में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हम ऐसे डिफाइन क्यों कर रहे हैं। इसी तरीके से जितने भी स्पेशल कंपोनेंट्स हैं उनमें अगर आपने अपर इंडेक्स को पॉजिटिव रखा हुआ है तो लोअर इंडेक्सेस को आपने नेगेटिव रखना है। ये कर रखना इसलिए जरूरी है ताकि आपका स्पेस टाइम इंटरवल इनवेरिएंट रहे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो स्पेस टाइम इंटरवल इनवेरिएंट नहीं रहेगा। ये अभी कुछ देर में आपको क्लियर हो जाएगा। सो अब इस सारी कैलकुलेशन हमने ये नतीजा निकाला है फिलहाल कि एक्स अपर जीरो और एक्स लोअर जीरो बराबर होते हैं, लेकिन एक्स अपर आई और एक्स लोअर आई सो बेसिकली एक दूसरे के इन्वर्जन होती हैं। सो एक्स रेज टू एक्स इंडेक्स, एक्स अपर इंडेक्स आई बराबर होगा माइनस एक्स लोअर इंडेक्स आई के। या आप दूसरे तरीके से ये लिख सकते हैं कि एक्स आई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई। और आई आपको पता है हमारी कन्वेंशन के मुताबिक ये सिर्फ स्पेशल कंपोनेंट्स पे रन करता है, ये टाइम के ऊपर रन नहीं करता। तो इस तरीके से हम एक नया वेक्टर डिफाइन कर देते हैं, उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया और इसको हम कोवेरिएंट का नाम दे रहे हैं। तो जिनमें आपके पास इंडेक्स अपर लिखी होती है, ऊपर लिखी होती है, उनको हम कॉन्ट्रावेरिएंट कहते हैं। जिनमें नीचे लिखी होती है उनको हम कोवेरिएंट कहते हैं। ये फिलहाल हमारी डेफिनेशन है। क्लियर है यहाँ तक? इन इन दोनों चीजों पे कोई मसला, कोई चीज कंफ्यूज कर रही है? आप जो भी पॉइंट कंफ्यूज करे जितनी दफा मर्जी चाहे पूछ लें। सर ये लोअर अपर का दोबारा बता दें इस बार। हम ना हम डिफाइन कर रहे हैं चीजों को। अब ये देखें, मैं यहाँ पर ना आपको अब आपके पास पी के ये कंपोनेंट्स हैं, सी टी, एक्स, वाई, जी। अब मैं इसको इस तरीके से, चले मैं इसको ना इस तरीके से कह सकता हूँ एक्स म्यू, मैंने इनको डी डिफाइन कर दिया, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। तो मैंने एक्स वाई जी को एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री का नाम दिया है अपर इंडेक्स के साथ। अगर मैं लोअर इंडेक्स करूंगा तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन ये वाले कंपोनेंट माइनस हो जाएंगे, जितने भी स्पेशल कंपोनेंट्स हैं। ये हमारी डेफिनेशन है। तो जिनमें अपर इंडेक्स होती है इनको हम कहते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट, और जिनमें लोअर इंडेक्स होती है इनको हम कहते हैं कोवेरिएंट।
ये हमने दो तरीके से डिफाइन कर दिए हैं अपने अपने इवेंट को, एक अपर इंडेक्स के साथ और एक लोअर इंडेक्स के साथ। ठीक है, जी सर। क्या किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? नो सर। दैट्स फाइन। सो हमने डिफाइन कर दिया है। अब हम ऐसा करते हैं, कुछ इक्वेशंस को नए कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक लिख के देखते हैं। आपको पता है कि हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ऐसे लिखी हुई हैं, ये टी प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम की, इनको रिप्लेस कर दें। तो टी प्राइम की जगह हम लिख सकते हैं एक्स प्राइम जीरो, गामा वैसे ही आएगा। टी की जगह एक्स नॉट लिख सकते हैं माइनस वी ओवर सी स्क्वायर, और एक्स की जगह एक्स वन। इसी तरह हमने एक्स प्राइम के लिए इक्वेशन लिख दी, एक्स वाई प्राइम के लिए लिख दी है, और जी प्राइम के लिए लिख दी है। लिख सकते हैं ना ऐसे, जब हमने नए कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर लिए हैं। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आपके पास इस तरह चार सेट ऑफ इक्वेशंस बनी होती हैं, तो क्या हम इस तरह की इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? आपको याद होगा, आपने अपने ना स्कूल लेवल में इस तरह की इक्वेशंस पढ़ी होंगी कि x माइनस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, और सो x प्लस टू वाई इज इक्वल टू से फोर। तो देन आप कुछ इस तरीके से करते थे, एक्स वाई, और यहाँ पर वन माइनस टू, वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री फोर। इस तरह आप लिखते थे ना इक्वेशंस को। यस सर। तो क्या हम इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की चार इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते? सर ये इसमें बीटा क्यों है? अच्छा, बीटा मैं बता देता हूँ। मैंने ना यहाँ पर एक नंबर डिफाइन किया, बीटा इज इक्वल टू वी ओवर सी के बराबर। सर ये इसमें जो फोर जी एंड में ये आपने किस तरह? हाँ जी, ये मैंने इस फॉर्म में लिखी है। मैं आपको ना ये बीटा वाली बात दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, ये क्या हुआ क्या है यहाँ पर। ये ना बीटा हमारे पास एक स्टैंडर्ड फैक्टर है डिफाइन करने का। हम गामा को डिफाइन करते हैं वन ओवर वन माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर के तौर पर। तो अब आपके पास ये जो फैक्टर है, इसको इस तरीके, बहुत सारी बुक्स में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, जबकि हम बीटा को डिफाइन करते हैं वी ओवर सी। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब आप देखें, अब आप इस इक्वेशन में देखें, एक मिनट, यहाँ पर आप देखें इस इक्वेशन में ये चीज ऐसे बन रही है, गामा एक्स नॉट माइनस गामा वी ओवर सी स्क्वेयर एक्स प्राइम। अच्छा, अब इसके लिए आप करना ये होगा कि आपको यहाँ पर बीटा का फैक्टर लाना है। तो हम इस पूरे नंबर को, असल में हमने बी, यहाँ पर मैंने कोई 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 गड़बड़ तो नहीं कर दी कहीं? हमारी लॉरेंस इक्वेशन ठीक है, इसमें माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर ही आता है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। सो ये आप गामा और बीटा को ना, इसमें गामा और बीटा की वैल्यूज इंसर्ट करें तो आपके पास गामा वी ओवर सी स्क्वायर बन जाएगा, बनना चाहिए उसको। सो बहरहाल इस चीज को हम बाद में फिगर आउट कर लेते हैं कि ये मैंने गामा बीटा वाला फैक्टर सही ठीक लिखा है या नहीं लिखा, लेकिन फिलहाल हमारा मेन कंसर्न इस बात से है कि ये मैट्रिक्स हमने इन इक्वेशन से लिख कैसे लिया है। सो ये चीज आपको समझ आ रही है? ये जो जितनी भी पूरी आपके पास राइट हैंड साइड है, इसको मैं उठा के यहाँ पर ले आया हूँ। इसको ला सकता हूँ मैं इस साइड पे। सर अच्छा, यहाँ पर आपके पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। उन सबका मैं एक कॉलम बना सकता हूँ यहाँ पर ऐसे। x3 है, x नॉट और x1 तो नहीं ये होगा। देखें, यहाँ पर एक्स नॉट और एक्स वन आ रहे हैं ना इक्वेशंस में। सर वो कॉमन तो नहीं ये होगा बट हम कॉमन नहीं ले रहे, हम कॉमन नहीं ले रहे, ये हम कॉमन नहीं ले रहे। कॉमन नहीं लेंगे तो वो सेपरेट कैसे होगा? सेपरेट ये नहीं सेपरेट होगा कैसे तो इस ये, उसका अच्छा ये देखें, दोबारा से x1 देखें। मैं अगर यहाँ पर ये इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ ऐसे। यस सर। आप ये, आपको कैसे पता लगा कि आप यहाँ पर पहले इसको मल्टीप्लाई करें और इसको इसके बराबर इक्वेट कर लें, यही चीज बनेगी?
Yes, sir. अच्छा, अब आप एक काम करें, मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, फिलहाल बीटा हटा देता हूँ, मैं बीटा की जगह लिख देता हूँ। अब आप इन सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करें, क्या ऊपर वाली चारों इक्वेशंस बनती हैं? देखें, खुद जहन में करके देखें कैलकुलेशन। एक्स नॉट इज इक्वल टू गामा एक्स नॉट माइनस गामा वी ओवर सी स्क्वायर एक्स वन प्लस जीरो, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, एक्स टू और एक्स थ्री। जी सर। दूसरी वाली इक्वेशन को देखें, एक्स वन प्राइम इज इक्वल टू गामा एक्स वन पॉजिटिव के साथ माइनस, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो चीज बन जाएगी। सो माइनस गामा वी गामा वी एक्स नॉट, पहला कंपोनेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होना है, Yes, sir. X1 minus और ठीक है सर, ठीक। इस तरह x2 में देख लें, x2 में 0 x नॉट 0, 0 x1 0, 1 x2 0 x3 0, ये चीज बन गई। जी सर, ठीक है। इसी तरह तीसरी इक्वेशन बंद लिख सकते हैं हम लोग। ओके सर। ठीक है, किसी को ये बात ना समझ में आई हो, फिलहाल गामा और वो फैक्टर्स को भूल जाए, वो मेरे ख्याल में वो मसला इस वजह से आ रहा है, मैंने सी को 1 के साथ इक्वेशंस लिखी थी, सी को 1 लेके, और देन मैंने यहाँ पर लिखते वक्त सी को 1 अज्यूम नहीं किया मैट्रिक्स में, लेकिन वो इस वजह से इशू आ रहा है बाहर। लेकिन ये आपको ये समझ आ रही है ना कि इन चारों इक्वेशन से मैंने मैट्रिक्स कैसे बना ली है? अगर ये समझ नहीं आ रही तो पूछ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सर ये मैट्रिक्स को एक बार रिपीट कर देते, आप कैसे ये बनता है सर, जो मिड वाला है सर? आप इस चीज को देखें, आपको ये बनाना आता है जिसके गिर्द मैंने ग्रीन पैरेंथेसिस लगाई है, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बनाना आता है ना? जी सर। अब यहाँ पर देखें, इसी तरीके से जिस तरीके से आप इस मैट्रिक्स से इक्वेशंस बना रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पर करके देखें, क्या आप इस मैट्रिक्स से ये वाली इक्वेशंस बना सकते हैं? मैं आपको ना, अच्छा मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, जस्ट अ मिनट, मेरा पता नहीं क्या मसला क्या कर रहा है आज सिस्टम मेरा, क्यों नहीं हो रही है? कॉपी, हाँ यार। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक्स नॉट प्राइम, यहाँ पर गामा एक्स नॉट माइनस गामा वी ओवर सी स्क्वेयर एक्स वन प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स थ्री। इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या ये आपके पास गामा एक्स नॉट माइनस गामा वी ओवर सी स्क्वायर एक्स वन बन रहे हैं? यहाँ से ले लें गामा कॉमन, या इसको ऐसे देख लें, टी प्राइम इज इक्वल टू गामा टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर एक्स, बन सकती है ऐसे। जी सर। इसी तरीके से हम चारों इक्वेशंस निकाल सकते हैं यहाँ से। इसका मतलब है कि हम इन इक्वेशंस को रिवर्स प्रोसेस में इस तरीके से लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, यस सर। सो इस तरीके से आप इन चारों को करके देखें, और ये इस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। अच्छा, अब हम लोगों ने ना, ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखाई थी जी। सर ये इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम का एक्स टर्म में
ये आना चाहिए। ये इसमें ना कोई गड़बड़ हो रही है, वो मेरे ख्याल में सी को मैंने 1 किया था तो देन उसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। ये मैं ना जब इसकी पीडीएफ अपलोड करूंगा तो उसमें इसको सही करके अपलोड कर दूंगा। ओके सर। हाँ, तो असल में हमारा कंसर्न ये था कि आपको ये समझ आ जाए कि इक्वेशन से मैट्रिक्स कैसे बन रहे हैं और या मैट्रिक्स से इक्वेशंस कैसे निकल रही हैं। तो इसको मैं ठीक करके अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ ली है। अब हमने अपर और लोअर इंडेक्सेस के बारे में सिर्फ कुछ बातें की हैं। अब हम जरा इनके कुछ रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है हमारे पास जिसको हम आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन कहते हैं। ये क्या होती है? तो सबसे पहले हम 4 वेक्टर्स डिफाइन कर लेते हैं। एक को हमने ए म्यू कह दिया है, एक हमने लोअर इंडेक्स के साथ डिफाइन कर लिया। इसी तरह हमने 2 वेक्टर्स बी बी अपर इंडेक्स म्यू और बी लोअर इंडेक्स म्यू के साथ डिफाइन कर लिया। अच्छा, अब मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने मल्टीप्लाई करना है तो अच्छा, एक एक मिनट, एक काम करते हैं। मैं ना बजाय आपको यहाँ से चीजें सिखाने के ना मैं आपको साथ साथ करके दिखाता हूँ। मेरे ख्याल में इस इससे थोड़ी सी ज्यादा कंफ्यूजन फैल रही है कि मैं इसी के ऊपर एडिटिंग किए जा रहा हूँ। वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में कंफ्यूजिंग हो रहा है आप लोगों के लिए उसको समझना। मैं खुद सारी क्वेश्चन लिखता हूँ जिस तरह हम यूनिट ट्यूटोरियल्स लेते हैं और फिर आप लोग उसको देखते जाएं। आई थिंक वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सो हमने अब करना क्या है कि हमने असल में डिस्कस करना है आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन को। आई थिंक इस तरीके से आप लोगों के लिए जरा ज्यादा आसान हो जाएगा। हम करते ही है कि हम 4 वेक्टर्स डिफाइन करते हैं। एक को मैं ए म्यू कह देता हूँ। इसमें क्या क्या आपके पास शामिल होंगे? ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री। इसी तरीके से मैं ए म्यू डिफाइन कर देता हूँ। इसमें सारी इंडेक्स लोअर होंगी, ए टू, ए थ्री। इसी तरीके से आप 2 वेक्टर्स और डिफाइन करते हैं, बी म्यू। सर ये माइनस में क्यों नहीं ले रहे हम लोअर इंडेक्स? क्योंकि अभी मैं असल में अपर और लोअर के दरमियान कोई रिलेशन डिफाइन नहीं कर रहा। और ना मैंने ये बताया कि जो ए वन है ये आपके पास पोजीशन है या नहीं। वो जो है ना कंडीशन के x1 इज इक्वल टू माइनस x1, ये उस वक्त सूरत में है जब ये पोजीशन के कंपोनेंट्स आपके पास पोजीशन के इंडेक्सेस हैं। ठीक है। जी सर। और यहाँ हमने सिर्फ कोई एक जनरल वेक्टर लिया है, कोई एक जनरल वेक्टर डिफाइन किया है। ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर एक डिफाइन कर देते हैं। अब ये ज्यादा बेहतर है बजाय मैं खुद जो लिख रहा हूँ यहाँ से। अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपने इस क्वांटम को कैलकुलेट करना है, ए म्यू और बी म्यू को, तो आपको ये पता है कि म्यू की वैल्यू रन करती है 0 से लेकर 1 तक। तो आप पहले म्यू को 0 इंसर्ट करेंगे दोनों में, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसकी वैल्यू 1 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर म्यू को 2 लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और म्यू को 3 लेंगे। ऐसे ही करेंगे आप, ऐसे ही करेंगे ना आप। जी सर। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसको रिप्लेस कर देते हैं, मैं म्यू को, वेक्टर्स है ना? ये वेक्टर्स हैं, ये 4 वेक्टर्स हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने म्यू को न्यू से रिप्लेस कर दें और आपके पास फिर ये चीज बनेगी। और आपको पता है हमारी कन्वेंशन के मुताबिक कि म्यू भी और न्यू दोनों ही 0 1 2 3 वैल्यूज रखते हैं। अब इसका जवाब क्या होगा? A0, B0, A1, B1, A2, B2 प्लस A3, B3। कोई फर्क पड़ेगा क्या इक्वेशन नंबर 1 और 2 में? कोई फर्क है? अच्छा, अब ये देखें। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, अगर मैं इसके अगर मैं ये चीज लिखता हूँ ए म्यू बी म्यू, या मैं ये चीज लिखता हूँ, कोई फर्क पड़ रहा है? हमने किया क्या असल में? हमने म्यू के ऊपर सम किया है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो हमने म्यू पे सम किया है ना, जी सर। और तो हमने कुछ नहीं किया। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ये चीज लिख दूं, फिर कोई मसला होगा? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और कोई फर्क पड़े?
सर नहीं पढ़ा। अच्छा, इसका मतलब है कि हम चाहे जिस मर्जी इंडेक्स पे सम करें, हमारी इक्वेशन तब्दील नहीं हो रही। आप चाहे म्यू लिखें, आप न्यू लिखें, आप गामा लिखें, आप रो लिखें, आप कापा लिख लें, आप एप्सिलॉन लिख लें, ये सारी की सारी ग्रीक इंडेक्सेस हैं और सारी की सारी ही कॉरेस्पॉन्ड करती हैं इन चार वैल्यूज को। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम चाहे म्यू लिखें चाहे न्यू लिखें, यानी कि ये इंडेक्सेस आपकी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं डाल रहे। ऐसे ही है। इस तरह के इंडेक्स को कहा जाता है डमी इंडेक्सेस। यानी कि ये सिर्फ डमी होती हैं, ये सिर्फ हमारे काम में इस्तेमाल होती हैं, ये फिजिक्स पे कोई फर्क नहीं डाल रही। इनको समेशन इंडेक्सेस भी कहा जाता है क्योंकि हम इनके ऊपर सम कर रहे होते हैं। क्लियर होगी बात? जी सर। अच्छा, हमारे पास अब दो तरह की इंडेक्स होती है ना, एक तो मैंने आपको बता दिया कि डमी इंडेक्सेस हैं, और कुछ इंडेक्सेस वो होती हैं जिनको फ्री इंडेक्सेस कहा जाता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि किसके ऊपर सम करना है किसके ऊपर नहीं करना? आपने वो समेशन, सॉरी, वो इंडेक्स जो किसी भी टर्म के अंदर दो दफा आएगी वो समेशन इंडेक्स होगी, वो डमी इंडेक्स होगी। अभी मैं ये सारी, मैं आपको अभी अभी ना ये बताता हूँ ये चीजें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ए म्यू बी म्यू न्यू। अब इसमें म्यू कितनी दफा आ रहा है और न्यू कितनी दफा आ रहा है? वन टाइम। वन टाइम। तो जो इंडेक्स दो दफा आती है वो आपकी डमी इंडेक्स कहलाती है। इसका मतलब है कि समेशन हम करेंगे म्यू पे, न्यू पे नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसको लिख कैसे सकते हैं आप देख लेते हैं। तो जो इंडेक्स एक दफा आती है ना, ये कहलाती है फ्री इंडेक्स, जिसके ऊपर सम नहीं किया जाता, और जिसके ऊपर सम किया जाता है उसको हम कहते हैं डमी इंडेक्स। ठीक है, क्लियर है बात? ये आप फ्री इंडेक्स डमी इंडेक्स को तो जैसे चाहे तब्दील करें, आप म्यू को न्यू कर सकते हैं किसी, लेकिन आप फ्री इंडेक्सेस को अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकते। ये मैं बाद में अभी समझाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि समेशन से मुराद क्या है। अब समेशन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आप लिखेंगे ए न्यू, ए जीरो बी जीरो न्यू, फिर आप लिखेंगे ए वन बी वन न्यू, फिर आप लिखेंगे ए टू बी टू न्यू, फिर आप लिखेंगे ए थ्री बी थ्री न्यू। ये समेशन हो गया आपका। समेशन अप्लाई कर दिया हमने। यस सर। लेकिन अब हमें पता है कि न्यू की भी वैल्यूज कितनी होती है, ए जीरो वन टू थ्री तक। तो लिहाजा हम पहले ये वाली टर्म पकड़ लेते हैं। इसमें अगर हम ये नंबर लिखें तो क्या मिलेगा, ए नॉट बी नॉट वन प्लस ए नॉट, सॉरी, क्या यही चीज नहीं बनेगी? इसी तरह अगली टर्म उठा लें। इसी तरह बाकी ये सारी टर्म्स ऐसे ही नहीं एक्सपेंड होंगी अब, और इनके दरम्यान प्लस का साइन है, ऐसे ही होगा ना? जी सर। जी सर। ठीक है, ये बात सबको समझ आ रही है ना? इसे हम सम किस पे कर रहे हैं, डमी इंडेक्स पे। उसके बाद हम फ्री इंडेक्स की सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं हर एक के अंदर अंदर। सर जी जब ये डमी पे है तो तब भी इसका मतलब ये है कि इसमें समेशन है। हाँ जी, डमी का तो मतलब ही ये कि इसमें समेशन हो रही है, हम डमी इंडेक्स पे समेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब ना हमने इसके बाद हमारे पास कुछ रूल्स हैं। हम ये इंडेक्सेस अपनी बगैर किसी रूल के नहीं रख सकते। हमारे पास इन इंडेक्स को रखने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम बेसिक रूल्स का नाम दे देते हैं, बेसिक रूल्स फॉर इंडेक्स नोटेशन।
और ये आपको ये जो रूल्स है ना, ये समझने कि ये पूरे कोर्स में आपके जहन में रहने चाहिए। ये हम भूल नहीं सकते इन चीज़ों को, क्योंकि अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमने इंडिसेस लिखने में गलती कर दी तो हम जनरल रिलेटिविटी में कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप ये देखें कि मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखता हूँ, ए आई, बी आई के, सी आई के, डी के जे, मैं नीचे काफी सारे इंडेक्सेस लिख देता हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ई आई के जे, एफ जे के, जी एन आई, और मैं इसी तरह नीचे कुछ चीजें लिख देता हूँ, ए के, बी के, सी आई के, डी आई के, और यहाँ पर एफ आई जे, ई जे के, जी जे एल। अब यहाँ पर देखें कि इनमें आई कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 2 दफा, और के 1 दफा। यहाँ पर के कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 2 दफा सर। और 2 दफा सर। यहाँ पर आई भी 2 दफा आ रहा है, जे भी 2 दफा है, के भी 2 दफा है। ठीक है, ऐसे ही है। यहाँ पर आपके पास के कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 3 दफा। यहाँ पर के 3 दफा है और आई कितनी दफा, 1 दफा। यहाँ पर आई 1 दफा है, जे 3 दफा है, के 1 दफा है, एल 1 दफा है। अब याद रखें कि ये कोई भी ये जो चीज है ना, ये एक टर्म कहलाती है, इसको मैं एक टर्म का नाम देता हूँ। किसी भी टर्म के अंदर कोई सेम इंडेक्स 2 से ज्यादा दफा नहीं आ सकती। किसी वेक्टर में या किसी टेंसर में कोई इंडेक्स 2 से ज्यादा दफा नहीं आ सकती। तो ये सारे एक्सप्रेशंस तो वैलिड हैं, लेकिन इन सारे एक्सप्रेशंस का कोई मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस चीज है, ये कुछ भी नहीं बता रहे हमें, क्योंकि इनमें जे 3 दफा आ रहा है, यहाँ पर के 3 दफा है, यहाँ पर के 3 दफा है। सो इस बात का कोई मतलब नहीं है, ये कोई इंडेक्स नहीं है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? सर मैक्सिमम 2 दफा आना चाहिए। मैक्सिमम 2 दफा आ सकता है, अगर वो तीसरी दफा आ रहे हैं। लेकिन देखें, अगर मैं ये चीज ऐसे लिखता हूँ ना, मैं अगर ये चीज ऐसे लिखता हूँ, सी आई के, डी के जे प्लस ए आई के, डी आई। अब आप मुझे बताएं कि इसमें आई कितनी दफा आ रहा है। सर आई 2 दफा आ रहा है सेकंड में, और सर ये तो 2 टर्म होगी ना प्लस क्लास। हाँ, अब ये 2 टर्म्स हो गई, इसमें टोटल अगर हम देखें तो आई 3 दफा आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मीनिंगलेस है, हम सिर्फ एक एक टर्म को देखते हैं, इसमें देखें और इसमें देखें। किसी टर्म में आई 2 से ज्यादा दफा तो नहीं आ रहा, या के 2 से ज्यादा दफा आ रहा हो, या जे 2 से ज्यादा दफा आ रहा हो। इसमें आपके पास के की वैल्यू 2 दफा आ रही है और इसमें के 1 दफा आ रहा है, लेकिन ये 2 टर्म्स हैं, एक नहीं है। तो इसका मतलब है कि वैलिड है। जी सर वैलिड है, प्लस के लिहाज से लिखी है। हाँ, अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। अच्छा, क्या ये नंबर्स के लिए भी वैलिड होगा? इस तरह हम वेक्टर ले रहे हैं, नंबर्स के लिए, मैं नंबर्स के लिए उसके लिए वैलिड होगा। दोबारा बताएं। अगर हम नंबर लेते हैं फिर भी वैलिड होगा। नंबर मतलब कुछ मुझे नहीं समझ आ रही, नंबर से क्या मरा ले रहे हैं आप? सर आप वेक्टर ले रहे हैं आई जे के, हम्म, नंबर की बात। नहीं, बेसिकली आई 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 को आप 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ये तो आप म्यू भी ले सकते हैं। मतलब मैं अगर ये लिख रहा हूँ ना, सी म्यू न्यू, डी म्यू, और देन से एफ म्यू, तो या मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ कि ए म्यू, बी म्यू, सी म्यू। अब ये जो चीज़ है, इसमें म्यू आपके पास 3 दफा आ रहा है, तो ये इनवैलिड है। इसमें म्यू 2 दफा आ रहा है, ये वैलिड है। तो यहाँ पर अब आपको पता है कि म्यू की जो वैल्यूज होती है वो 0 1 2 3 4 तक होती हैं। तो नंबर से यही मुराद नहीं ले रहे आप, और क्या कह रहे हैं? अगर कोई इंडेक्स ही 2 से ज्यादा दफा नहीं आ रही, तो फिर कोई नंबर भी 2 से ज्यादा दफा नहीं आ सकता, क्योंकि इंडेक्स नहीं तो नंबर को रिप्रेजेंट करना है।
समझ आ रही है ये बात? जी सर। अच्छा अच्छा, अब देखें अगला रूल हमारे पास क्या है कि जो फ्री इंडेक्सेस हैं on each term of an equation must agree। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब मैं यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखता हूँ। ui इज इक्वल टू वी आई प्लस डब्ल्यू आई, यू आई इज इक्वल टू ए आई के प्लस बी के जे, वी जे प्लस सी आई के डब्ल्यू के। और इसी तरह मैं यहाँ पर कुछ इक्वेशन लिखता हूँ। यू आई इज इक्वल टू ए आई के, यू जे इज इक्वल टू ए आई के, यू के, यू आई इज इक्वल टू ए आई के वी के प्लस डब्ल्यू जे। अब यहाँ पर आप मुझे अब ये बताएं कि इस इक्वेशन में फ्री इंडेक्सेस कौन सी हैं। मैं इनको एफ आई का नाम दूंगा। इस इक्वेशन में फ्री इंडेक्स कौन सी है? दोनों है सर। आई है ना, दोनों तरफ आई आ रहा है असल में। आई आपके पास फ्री इंडेक्स है। यहाँ पर फ्री इंडेक्स कौन सी है? हाँ, तो सर प्लस के आगे रखना उसमें आई है, हाँ दोनों में आई। दोनों में आई है। ठीक है, आपने इस दफा लेफ्ट हैंड साइड को भी देखना है, सिर्फ राइट को नहीं देखना, लेफ्ट को भी देखना है। अच्छा अब यहाँ पर देखें, लेकिन लेफ्ट हैंड वाली अलग टर्म कंसीडर होगी, राइट वाली अलग अलग होंगी कंसीडर। यहाँ पर लेफ्ट में क्या आ रहा है? आई। और यहाँ पर राइट में क्या आ रहा है? और के भी है, क्योंकि के भी एक दफा आ रहा है। अच्छा यहाँ पर आपके पास जे आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है? आई। यहाँ पर आई है और इधर आई भी है और जे भी है। ठीक है। अच्छा अब फ्री इंडेक्स का रूल ये है कि जितनी फ्री इंडेक्सेस लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही हैं किसी इक्वेशन में, उतनी ही राइट हैंड साइड पे भी आनी चाहिए। और एक टर्म के अंदर फ्री इंडेक्स एक ही दफा आ सकती है, दो दफा नहीं आ सकती। ठीक है, यहाँ पर देखें इसमें फ्री इंडेक्स कितनी दफा आ रही है जी? सर मतलब आई है तो उस तरह की जो लेफ्ट साइड से राइट में भी मतलब सेम आनी चाहिए या किस तरह? सेम आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। जी जी। ठीक है सर, आप बताएं। अच्छा यहाँ पर देखें आई कितनी दफा आ रहा है? एक दफा। इसमें एक दफा, इसमें एक दफा। हर टर्म लेफ्ट हैंड साइड की हर टर्म में और राइट हैंड साइड की हर टर्म में फ्री इंडेक्स कितनी दफा आ रही है? एक एक दफा आ रही है। ऐसे ही है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी फ्री इंडेक्सेस मौजूद हैं? एक ही है आई की सूरत में। और राइट हैंड साइड पर भी एक ही है आई की सूरत में। यहाँ पर देखें इसमें कितनी, इस टर्म में और यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितनी फ्री इंडेक्सेस मौजूद हैं? एक है। यहाँ पर आई है, एक ही दफा आ रहा है। यहाँ पर आई है, एक ही दफा आ रहा है। अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आई फ्री इंडेक्स है और वो एक दफा आ रही है। लेकिन राइट हैंड साइड पर आई भी एक दफा आ रहा है और जे भी एक दफा आ रहा है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर तो जे मौजूद नहीं है। जे फ्री इंडेक्स है ना आपके पास? सॉरी के फ्री इंडेक्स। जी आप साहब कुछ कह रही थी? सर मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे जेल नहीं है। हाँ के है, लेकिन के आ तो एक दफा रहा है और ये फ्री इंडेक्स है। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर फ्री इंडेक्सेस एग्री नहीं कर रही, क्योंकि राइट हैंड साइड की एक टर्म में दो फ्री इंडेक्सेस आ रही हैं जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर तो एक फ्री इंडेक्स मौजूद है। ऐसे ही है, ये बात समझ में आई है ना? इसी तरह यहाँ पर देखें कि इधर फ्री इंडेक्स आपके पास जे आ रही है और यहाँ पर फ्री इंडेक्स कौन सी है? आई। दोनों तरफ फ्री इंडेक्सेस डिफरेंट हो गई हैं। लेकिन फ्री इंडेक्स डिफरेंट होने का मतलब क्या? अगर मैं ये चीज लिख रहा हूँ यू इक्वल टू यू आई, तो अगर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जे मेरे पास 1 के बराबर है
तो मैं आई को लाजमी तो नहीं, सॉरी मैं अगर जे को 2 ले रहा हूँ तो ये लाजमी तो नहीं कि मैं आई को भी 2 लूंगा, मैं आई को 1 भी ले सकता हूँ, तो फिर तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं ये चीज इस तरीके से लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे दोनों तरफ आई की एक ही वैल्यू लेनी पड़ेगी, मैं आई को डिफरेंट तो नहीं ले सकता। इसका मतलब है इसी तरह यहाँ नीचे वाली इक्वेशन में इधर आपके पास फ्री इंडेक्स आई आ रही है, इसमें आई है और इसमें जे आ रही है, जबकि जे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद नहीं है। ये जो ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस हैं ये वैलिड इक्वेशंस हैं, और ये जो इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये कोई सेंस नहीं बना रही, ये मीनिंगलेस इक्वेशंस हैं। ये बात समझ में आई है? ठीक हो गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? मतलब ये है कि जिसमें फ्री का वो वैलिड इक्वेशन है, दूसरी वाली नहीं है। फ्री इंडेक्सेस इक्वेशन की दोनों साइड पर बराबर होनी चाहिए, अगर वो बराबर नहीं है तो फिर इक्वेशन गलत है। ठीक है, ठीक है सर। और अगर सर जैसे दूसरी क्वेश्चन है उसमें और भी आ रही है पर लेफ्ट साइड पे नहीं आ रही, तो ये भी क्वेश्चन में रहेगा? ये भी गलत है, क्योंकि जितनी फ्री इंडेक्सेस आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर आनी चाहिए उतनी ही राइट हैंड साइड पर भी आनी चाहिए। डमी इंडेक्स का कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन फ्री इंडेक्स की तादाद ठीक बराबर है। होनी चाहिए। अच्छा, और तीसरा जो रूल है ना वो बड़ा मजेदार किस्म का रूल है, और वो है भी सबसे कंफ्यूजिंग रूल। जब हम आगे जाके बड़ी बड़ी चीजें कर रहे होंगे ना फिर हम वो हमें काफी कंफ्यूज कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पर ये चीज लिखता हूँ, ए जे के वी के, सो यू आई इज इक्वल टू ए आई के वी के, यू जे इज इक्वल टू ए जे आई वी आई। अब रूल मेरे पास ये है कि मैं डमी इंडेक्सेस को चेंज कर सकता हूँ। मतलब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर डमी इंडेक्सेस कौन कौन सी आ रही हैं। यहाँ पर आपके पास डमी इंडेक्स के है, यहाँ पर आपके पास भी के है, और यहाँ पर आपके पास आई है। मैं डमी इंडेक्सेस को रिप्लेस कर सकता हूँ अगर वो इक्वेशन का मतलब तब्दील ना कर रही हो। जैसे यहाँ पर देखें मैंने यहाँ से यहाँ तक आते वक्त क्या किया है, मैंने इवन के मैं फ्री इंडेक्सेस को भी तब्दील कर सकता हूँ। मैंने जे को रिप्लेस कर दिया आई के साथ। इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ा है? अच्छा, क्या मैं जे को के से रिप्लेस कर सकता हूँ? क्या मैं जे को के से रिप्लेस कर सकता हूँ? नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, क्योंकि आपके पास राइट हैंड साइड पे हाँ के आपके पास 3 दफा आ जाएगा। मतलब फिर ये चीज ये बनेगी यू के इज इक्वल टू ए के वी के। तो यहाँ पर के आपके पास 3 दफा है, जो कि गलत है। अच्छा, मैंने उसको आई से रिप्लेस कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं आई को दोबारा से, अब मैं यहाँ पर डबल काम कर रहा हूँ। अब देखें, मैंने आई को पहले रिप्लेस किया जे के साथ, और साथ ही मैंने के को रिप्लेस कर दिया आई के साथ। क्या इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ा? क्योंकि ये वाला आई और ये वाला आई अब डिफरेंट मीनिंग्स के में दे रहे हैं। पहले आई फ्री इंडेक्स था, मैंने आई को क्या बना दिया, मैंने आई को डमी इंडेक्स बना दिया है, और साथ ही मैंने अपनी फ्री इंडेक्स को आई नहीं रहने दिया, मैंने उसे भी तब्दील कर दिया है। तो क्या ये तीनों इक्वेशंस बराबर हैं? ये तीनों इक्वेशंस बराबर हैं, सो दीज आर इक्विवेलेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जब हम टेंसर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि इक्वेशंस को सिंपलीफाई करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ तक कोई मुश्किल? ठीक है, अब हम ना थोड़ा सा और काम करते हैं। अभी हमने ये तो समझ लिया कि इंडेक्सेस के रूल्स क्या हैं।
अभी हमने दो तरह के टेंसर्स डिफाइन किए हैं, एक को हमने एक्स म्यू का और एक को हमने एक्स ये का है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर आपके पास ये कोई क्वांटिटी ऐसे लिखी हो और यहाँ पर कोई चीज ऐसे लिखी हो तो इन दोनों में फर्क क्या है, या हम यहाँ से इधर कैसे जाएंगे और इधर से इधर कैसे जाएंगे, अभी हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। अब हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि हम ये काम कर कैसे सकते हैं। तो ये वाला जो काम है ये एक नया ये एक और टेंसर करता है जिसको हम कहते हैं जी म्यू न्यू, और इसको हम बोलते हैं मैट्रिक टेंसर। ये बहुत काम की चीज है रिलेटिविटी में। अच्छा, अब हम करेंगे क्या? अब हमने करना ये है कि हम पहले इसको डिफाइन करते हैं। अब मैं इसको डिफाइन किस तरीके से कर रहा हूँ, डिफाइन, ये मेरी डेफिनेशन है। इसमें दो इंडेक्सेस आती हैं, इसकी वैल्यू मैं कह देता हूँ कि या तो ये +1 होगी या -1 होगी या फिर ये 0 होगी। +1 कब है? जब म्यू और न्यू की वैल्यू आपके पास दोनों 0 है। अगर इनकी वैल्यू इसके अलावा कुछ भी है 1 2 3 तो फिर ये -1 है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर ये वैल्यू 0 आएगी। मसलन G0 0, G0 0 आपके पास क्या होगा यहाँ पर? हमारी डेफिनेशन 1 होगा। शाबाश। और ये नंबर क्या होंगे तीनों? और ये सारे नंबर 0। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से हम एक और नंबर डिफाइन करते हैं। मैं एक और जी डिफाइन करता हूँ यहाँ पर, उसमें मैं इन दोनों इंडेक्सेस को नीचे लिख लेता हूँ और वो भी इसी तरीके से डिफाइन करूंगा। अब आप तो ये कहेंगे कि ये दोनों तो बराबर चीजें, फिर इसका मतलब तो ये होगा कि जी म्यू न्यू इज इक्वल टू जी म्यू न्यू। मतलब तो ये नजर आ रहा है, डेफिनेशन तो सेम है दोनों की। अब आपने ये चीज याद रखनी है कि बेशक इनकी इनकी डेफिनेशन सेम है लेकिन असल में ये दोनों बराबर नहीं होती। इनकी वैल्यू सेम है लेकिन ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। हम इसको देखेंगे, फिलहाल आप बस मेरी बात पे यकीन कर लेंगे ये बराबर नहीं है। हम इसको लेकिन साबित करेंगे आगे चल के। क्लियर? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन हमारे जहन में यह आना चाहिए कि हमने इसको डिफाइन किया ही क्यों था। हम मैट्रिक्स टेंसर को डिफाइन करते हैं टू रेस और लोअर इंडेक्स। मतलब अगर आपने एक्स म्यू से एक्स म्यू में जाना है तो आपको यहाँ पर जी म्यू न्यू की जरूरत पड़ेगी जिसमें दोनों लोअर होंगी। अगर आपने एक्स म्यू से एक्स म्यू में जाना है तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम इंडिसेस के दरमियान स्विच करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, मैट्रिक टेंसर को। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम इसको इस्तेमाल करते कैसे हैं। चलें, अब मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है ये वाला एक्स न्यू, और मैं इसके ऊपर जब इसको अप्लाई करूंगा जी म्यू न्यू को, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं बड़ी आसानी से चला जाऊंगा एक्स म्यू में। लेकिन हमने साबित करना है कि कैसे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ G0 न्यू और एक्स न्यू। मैंने फिलहाल म्यू को 0 ले लिया है। अब मैं अगर इस नंबर को एक्सपेंड करूँ ये क्या बनेगा? G0 0 x0, G0 1 x1, G0 2 x2, ये चीज बनेगी। यही चीज बनेगी ना? अच्छा, आपकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर इंडेक्सेस 0 0 है तो ये +1 है और ये x0 है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1। और अगर मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर भी -1 लगा दूंगा। सॉरी,
गलती होगी, ये नंबर क्या है, 0 है। और यहाँ पर भी 0 है। ये सर चीज ये 0 मैंने क्योंकि आपकी डेफिनेशन चेक करते हैं दोबारा, डेफिनेशन के मुताबिक अगर म्यू और न्यू बराबर नहीं है तो ये क्या नंबर देगा, 0, दोनों दोनों केसेस में। तो ये आपके पास इसका मतलब है कि जी 0 न्यू एक्स न्यू किसके बराबर आ गया, एक्स 0 के बराबर। ठीक है, अब हम इसको किसी एक स्पेशल इंडेक्स के लिए चेक कर लेते हैं। हम इसको चेक कर लेते हैं जी 1 न्यू और एक्स न्यू के लिए। तो जी 1 0 एक्स 0, जी 1 1 एक्स 1 प्लस जी 1 2 एक्स 2। अब यहाँ पर जी 1 0 किसके बराबर है, 0 और ये एक्स नॉट आ गया। जी 1 1 किसके बराबर है, 1 -1। और अगर मैंने इसको ऊपर लेके जाना तो मैं इसके साथ इसको ऐसे लिख दूं, बाकी टर्म्स 0 बाकी टर्म 0 हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये किसके बराबर आ गया, x1 के बराबर। तो क्या इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर g2 न्यू x न्यू करूँ, या आप करके चेक कर सकते हैं, ये x2 के बराबर आएगा, g3 न्यू x न्यू बराबर आएगा x3 के। तो क्या मैं इन जनरल लिख सकता हूँ कि g म्यू न्यू x न्यू इज इक्वल टू x म्यू, लिख सकता हूँ। अब देखें, आपने बड़ी आसानी से इस मैट्रिक आंसर को इस्तेमाल करके इस इंडेक्स को ऊपर स्विच कर दिया है। क्लियर? यस सर सो इसी तरीके से आप ये काम रिवर्स में कर सकते हैं। मतलब आप ये चीज अप्लाई करें इसके ऊपर, और आप यहाँ से बना लें, एक्स में बना लें। ये आप लोगों ने ट्राई करना है खुद से। ओके सर ठीक है, अच्छा, अब हम एक दो मिसालें और करते हैं ताकि ये हमें चीज क्लियर हो जाए। अच्छा, अब हम थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं कि रेज द इंडेक्स ऑफ एक्स अल्फा एक्स बीटा, ये दिया हुआ है। हमने इनकी इंडेक्स को करना है रेज, ऊपर की तरफ लेके जाना है। अब आपके पास दो नंबर आ रहे हैं, अब आप इसको बड़े ध्यान से देखें। एक आपके पास एक्स अल्फा आ रहा है, मैं इनके लिए डिफरेंट कलर्स यूज कर रहा हूँ। एक आपके पास एक्स बीटा आ रहा है। अब जाहिर बात है कि इनको आप अपनी मर्जी से तो ऊपर नहीं लेके जा सकते, आपको इनको ऊपर लेके जाने के लिए यूज करना पड़ेगा मैट्रिक आंसर। अच्छा, अब वो कैसे करना पड़ेगा, अब देखें, जब आपने इसको ऊपर लेके जाना है तो डेफिनेटली अल्फा की वैल्यू तब्दील होगी, जाहिर बात है, हम इंडेक्स को चेंज तो हमें करना पड़ेगा। मैं कह देता हूँ कि इसको मैंने ऊपर एक्स न्यू कह देना है, लेकिन ये मैंने नाम दे दिया, जो मैं जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरी ये इंडेक्स अल्फा म्यू बन चुकी होगी, क्योंकि डमी इंडेक्सेस हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनसे। लेकिन इस अल्फा को भी खत्म करना है। इस अल्फा को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर एक और अल्फा लगा देता हूँ, इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पर बीटा है। अब पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि मैंने बीटा को किसके साथ लेके जाना है। मैं बीटा को ले जाता हूँ न्यू के साथ, आ, और चूंकि बीटा को मैंने खत्म करना है तो मुझे यहाँ पर एक बीटा और लगाना पड़ेगा। अब आप साथ में एक और चीज ध्यान में रखें, ये जो नंबर, ये जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ नंबर्स हैं आपके पास। आप इनको जिधर मर्जी घुमाए फिराएं, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो चीजें, ये वेक्टर्स हैं। हम वेक्टर्स को अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके पास वेक्टर ए और बी वेक्टर हो तो लाजमी नहीं है कि ये वेक्टर आप इसको बी के बाद लिख दें, ये चीज लाजमी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे चीज मौजूद है, कोई नंबर है एक्स ए, तो आप चाहे इसको ए एक्स लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ही है ना, नंबर को जहां मर्जी लिखें। तो लिहाजा इन मैट्रिक टेंसर को तो जहां मर्जी घुमाए करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप
वेक्टर्स को आगे पीछे नहीं कर सकते, तो अब हम कर ये रहे हैं कि मैं इनको इकट्ठा कर देता हूँ और इस नंबर को उठा के ले जाता हूँ यहाँ पर। ये चीज बन गई। अब होगा ये कि यहाँ पर मैं एक बार बार लफ्ज भी यूज करूँ कॉन्ट्रैक्ट का। अब यहाँ पर अल्फा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें, क्यों आमने सामने है ना, क्रॉसेस हैं। ये बाद में मैं समझाऊंगा आपको किसी वक्त कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो असल में ये चेन रूल है एक तरह से। तो यहाँ पर ये अल्फा इस अल्फा के साथ आप ऑल्दो ये बहुत गलत बात है जो मैं कहने लगा हूँ, लेकिन आप ये समझ लें कि ये अल्फा इसके साथ कैंसिल हो रहा है। ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं होता, ये कैंसिल नहीं होते ऐसे। इसको हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने का। इंडिसेस हो गई कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो म्यू होगा ये आपके पास आ जाएगा एक्स पे, एक्स आ गया म्यू के बराबर। इसी तरह यहाँ पर बीटा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये चीज आपके पास बन के एक्स बराबर आ गया म्यू के। सो ये आपने इस तरीके से इनको लिख लिया। क्लियर? ये पॉइंट कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। ये मैंने को ये जब मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ तो ये हमने यहाँ पर वही वाला काम किया जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप इस तरीके से एक एक इंडेक्स को सॉल्व करें और चेक करें कि वही चीज आ रही है या नहीं आ रही। उससे अच्छा एक एक तरीका होता है इंडेक्स नोटेशन करते वक्त जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में आमने सामने के इंडेक्सेस को हम कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब उन्हें खत्म कर देते हैं, लेकिन वो खत्म करने के लिए आपके पास कोई मैट्रिक टेंसर होना चाहिए। तो अल्फा जब खत्म होगा तो ये वाली जो म्यू होगा इसकी इंडेक्स एक्स के ऊपर चली जाएगी। सो ये बिल्कुल ऐसे हैं जिस तरह हम डेरिवेटिव्स कंसीडर कर रहे हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा एक हम ऐसा तरह इनको जरा और तो डिटेल से देखेंगे ये सारा काम हो कैसे रहा है। लेकिन फिलहाल समझ आ रही है कि यहाँ पर हुआ क्या है, मैं कैसे ये इस तरह की मैंने छलांगे लगा ली इक्वेशन में। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लें। सही इसकी लास्ट वाली इक्वेशन की एक्स एक्स वाली जो इक्वेशन है सर कोई चीज समझ नहीं आया कि सर आपने कैसे किया है। देखें, पहले हाँ आप इस इक्वेशन की बात कर रही हैं जिसके नीचे मैं लाइन लगाने लगा हूँ, एक मिनट, इस इक्वेशन की बात कर रही हैं? नहीं सर अच्छा अच्छा, आप ये देखेंगे आपने यहाँ पर क्या काम किया हुआ है। आपने लिखा है जी न्यू अल्फा एक्स अल्फा और आपने लिखा है जी न्यू बीटा एक्स बीटा। और यहां से मैं कह रहा हूं कि अल्फा हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अल्फा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो क्या बचा आपके पास, म्यू बचा। यस सर और ये म्यू आ जाएगा एक्स के ऊपर। यहाँ पर आपके पास क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बीटा। इंडेक्स कौन सी बची, म्यू न्यू की, ये आ गया न्यू के ऊपर। ये बात आ रही समझ में? सर मैं ये कह रही हूँ कि पहले स्टार्ट में की पावर में न्यू अल्फा, और अल्फा था और बाद में अपने आप पे न्यू और अल्फा है और पहले बीटा और न्यू था और अब बाद में बीटा और न्यू है। नहीं यहाँ पर भी न्यू और बीटा ही है, ये देखें। जी सर ठीक है सॉरी। ठीक है, जी सर ठीक है सॉरी। कोई मसला नहीं। अच्छा अब हम एक और काम करते हैं, हम थोड़ी सी और बड़ी इक्वेशन लिखते हैं। हम अब इक्वेशन ये लिखते हैं, आपने इनके इंडेक्सेस को नीचे लेके आना है। तो यानी कि हमने ये बनाना है। चलो मैं आपको कह देता हूँ कि आपने ये चीज बनानी है।
अब हम ये कैसे बनाएंगे? तो मैं अब यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि पहले लिख लेता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है। तो ये मेरे पास है ए अल्फा, और ये मेरे पास है बी बीटा, और ये मेरे पास है सी गामा। अच्छा, आप देखिए, आपने अल्फा को करना है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसको करना पड़ेगा, कोई लगाना पड़ेगा मैट्रिक टेंसर। सो हम अल्फा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? म्यू में। म्यू अल्फा। यहाँ से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने बीटा को बनाना है न्यू, सो मैंने न्यू बीटा लिख दिया। और देन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने गामा को बनाना है रो, सो ये चीज बन गई। ये मैंने ठीक किया काम? यस सर। एक गलती है इसमें, कोई पॉइंट आउट कर सकता है? ये इंडिसेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी अब। सर नीचे ले रहे हैं, सब ऊपर ले रहे हैं। नहीं, हमने पहले भी ऊपर ही लिए हैं इंडिसेस, ये देखें। जी सर, जो एक्स के साथ तो इसमें नीचे लिया है। हाँ, तो अब हमें असल में यहाँ पर मैंने इंडिसेस गलत लिखी है, हमें कांटेक्ट करने के लिए ये ऑपोजिट होनी चाहिए इंडिसेस। ये चीज बनेगी सही। आप देखें ना, अब इंडिसेस आमने सामने आ रही है, वो अभी हम देख लेते हैं कैसे। अब ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा? ए न्यू, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बी न्यू, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सी रो। अच्छा, चले अब मैं आपको एक और ट्रिक दिखाता हूँ जो भी हमने बात की थी। हम करते ये हैं कि लेट रिप्लेस म्यू बाय अल्फा, म्यू बाय बीटा, रो बाय गामा। सो यहाँ पर अब क्या बन जाएगा? ए अल्फा, बी बीटा, सी गामा। मैं कर सकता हूँ ना रिप्लेस? मैं कर सकता हूँ ना रिप्लेस इसको? यस सर। ये देखें, और ये दोनों एक्सप्रेशंस बराबर हैं, बराबर है ना दोनों चीजें? इंडेक्सेस ही तो हैं, जो मर्जी नाम दे लें। सो इनको बराबर नहीं कहना चाहिए, इनको कहना चाहिए इक्विवेलेंट है। क्लियर होगी बात? यस सर। अच्छा, चलिए अब हम एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं, और फिर इसको करते हैं वाइंड अप। वैसे हमारा ट्यूटोरियल आज मुझे लग रहा है कि टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं आधे ट्यूटोरियल को यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ, और देन बाकी आधा ट्यूटोरियल हम लोग ना लेक्चर्स में कवर कर देंगे। अच्छा, अब हमने एक बड़ा ही एक ये बहुत, सर को मुश्किल आ रही है। हाँ, अब मैंने इसीलिए ना ये डायरेक्ट लेक्चर स्टार्ट करने के ना मैंने ट्यूटोरियल इसी टॉपिक इसी वजह से रखा है, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि ये चीज़ कंफ्यूज करेगी। लेकिन कोई इशू नहीं, हम इसके ऊपर जितना टाइम लगता है इसके ऊपर हम लगाएंगे, क्योंकि हमारी एक तरह से जितनी भी अगर हमने रिलेटिविटी करनी है वो असल में इन्हीं नोटेशंस पे रिलाई करती है, इन्हीं इंडिसेस पे और इसी मैट्रिक टेंसर पे बेस करती है। सो इस वजह से इसको क्लियर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, आप क्वेश्चन आपके पास ये है कि lower the first index of G अल्फा बीटा। अब आपने सिर्फ इसकी एक इंडेक्स को नीचे लेके आना है, दोनों को नहीं लेके आना। अब ये देखें कि कैसे करेंगे। आपको ये चीज दी हुई है, मैं इसको ना रेड से लिखता हूँ। आपने इसको कांटेक्ट करना है, तो डेफिनेटली आपके पास कॉन्टेक्शन में यहाँ पर आपके पास नाम अल्फा तो होना चाहिए। अल्फा को कांटेक्ट करना है ना आपने। अब बेसिकली इंडेक्स जब भी आपने इंडेक्स नीचे लानी है, तो चाहे वो मैट्रिक टेंसर की अपनी इंडेक्स ही क्यों ना हो, आपको इसके ऊपर कोई और मैट्रिक टेंसर अप्लाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा। हमने क्या किया, इसके ऊपर एक नया मैट्रिक टेंसर अप्लाई कर दिया, और अल्फा को नीचे लाना है तो इसमें एक अल्फा तो मौजूद होगा। लेकिन जब अल्फा को नीचे लाना है तो इसको किससे रिप्लेस करना है? आपको कोई नई इंडेक्स यहाँ पर चाहिए होगी उसको रिप्लेस करने के लिए।
उसको मैं रो का नाम दे देता हूँ। अब बड़ा मजेदार काम होगा यहाँ पर, अल्फा तो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब जो नई क्वांटिटी बनेगी वो कुछ ये बनेगी। अब अल्फा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन अब नई क्वांटिटी में ऊपर बीटा आ रहा है और नीचे रो आ रहा है। अच्छा ये देखें, इस चीज का ध्यान रखें, मैंने इनको वैसे ऐसे नहीं लिखा, मैंने इनको इस तरीके से नहीं लिखा। हम आमतौर पर इनको ना लिखते वक्त थोड़ा सा फासला रखते हैं इनमें। मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं या इसको ऐसे लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आमतौर पर टेंसेस को ऐसे नहीं लिखा जाता। वेल ये हाँ 1 ये क्रॉनिकल डेल्टा गया असल में। या तो ये 1 होगा या 0 होगा। 1 कब होगा? जब रो और बीटा बराबर है। 0 कब होगा? जब रो और बीटा बराबर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, और ये हम इस्तेमाल करते हैं बहुत कैलकुलेशन में। अच्छा जिसमें इसमें देखें, इसमें एक इंडेक्स ऊपर आ रही है और एक नीचे आ रही है, इसको मिक्स टेंसर कहेंगे हम लोग। क्योंकि इसमें 2 इंडेक्सेस आ रही है, मिक्स टेंसर ऑफ सेकंड रैंक, इसका रैंक या इसका ऑर्डर सेकंड होगा। सो क्रॉनिकल डेल्टा इज अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब लाजमी नहीं है। मतलब अगर ये चीज भी लिख दें ना, लेट्स सपोज कोई सिचुएशन ऐसी बनती है, तो असल में तो ये सारे बराबर ही क्वांटिटीज हैं, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि हमारी सिचुएशन में क्या बन रहा है। असल में ये सारा कुछ बराबर है। क्रॉनिकल डेल्टा की डेफिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडिसेस ऊपर आए या नीचे आए, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हमारी डेफिनेशन हमारे हमारे यहाँ क्या बनना है। दोनों इंडिसेस नीचे आनी है, दोनों ऊपर आनी है, या एक ऊपर एक नीचे आनी है। ठीक है, कोई मुश्किल इसमें? नहीं ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर सिर्फ वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें एक इंडेक्स आ रही होती है, जैसे ए आई बी जे, ये वेक्टर्स हैं। या ए म्यू बी रो, ये वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर जिनमें इंडेक्स आ जाए ना, 2 आ जाए, जैसे ये है, ये वेक्टर्स नहीं होते। सो ये वेक्टर्स होते हैं, इनको कहते हैं टेंसर्स ऑफ रैंक 1। और ये होते हैं टेंसर ऑफ रैंक 2। तो जो टेंसर्स ऑफ रैंक 1 होते हैं इनको वेक्टर्स कहते हैं। इनमें अगर पावर इंडेक्स ऊपर आ रही तो वो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स है, इंडेक्स नीचे आ रही तो कोवेरिएंट है। इनको डायड्स कहा जाता है। इसकी एक बहुत फेमस एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। तो लेकिन आप ऐसे टेंसर्स भी डिफाइन कर सकते हैं जिनमें ये 3 आ जाए, आई आई जे के आ जाए, या बी आई आई जे आ जाए, सी म्यू म्यू डेल्टा आ जाए, डिफाइन कर सकते हैं। तो देन डेफिनेटली, और हम रिलेटिविटी में ऐसे टेंसर भी करेंगे। एक बड़ा फेमस टेंसर है रिची टेंसर, सॉरी रिमानियन टेंसर। इसमें 4 इंडिसेस होती हैं। ये कर्वेचर को इसके जरिए हम डिनोट करते हैं, इसको रिमानियन टेंसर कहते हैं। सो अब डेफिनेटली इनका कोई नाम नहीं है, जिस तरह हम वेक्टर्स को कहते हैं और टेंस डायड्स कह देते हैं, लेकिन बहरहाल इनको ऐसा कोई नाम नहीं है। सो इनको बस इनके इनके इन्वेंटर्स के नाम पर लिखा जाता है। और जिसके अंदर कोई, अब जैसे ये क्वांटिटी मैंने सिर्फ ये लिखा है, इसकी इंडेक्स 0 है। ये भी टेंसर है, लेकिन इसका रैंक 0 है और इसको स्केलर कहते हैं। सो हर फिजिकल क्वांटिटी असल में टेंसर ही होती है। वो डिफरेंट रैंक की हो सकती है, डिफरेंट ऑर्डर की हो सकती है। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो बस फिर हम यहीं पर वाइंड अप कर दूं मैं, या और पढ़ना है? यस सर। चले ऐसा करते हैं, इसको हम यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं। मैं ये नहीं चाह रहा कि आप लोग ना मैं आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अलबत्ता फॉरवर्ड करता हूँ अभी कुछ देर में, इनकी क्लैरिटी के लिए।
सो लेकिन चूंकि हमने इसको करना एक ही ट्यूटोरियल में कवर है, तो हम इसको एज अ ट्यूटोरियल ही पहले करेंगे फ्राइडे की क्लास में, क्योंकि इस दफा फ्राइडे की क्लास में हमने चीजें कम पढ़नी है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सिलेबस को आहिस्ता आहिस्ता ना, क्योंकि अब चीजें नहीं आ रही हैं हमारे पास, तो अब हमारा सिलेबस थोड़ा सा कम होता जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप